So today we will start a new chapter, that is fundamental unit of life, सेल। सेल के बारे में आप 8th क्लास में भी पढ़ के आए हो। बड़ा सिंपल सा चैप्टर था 8th क्लास में भी, और यहाँ भी लगभग वैसा ही है। कुछ एक एडिशंस हो गए हैं, थोड़ा सा डिटेल बढ़ गया है, बाकी बहुत इजी चैप्टर है, वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर्स। फिर भी मैं आपको एक वार्निंग दे दूँ कि डोंट टेक दिस चैप्टर लाइटली। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस हैं जो हम कई बार मिस कर जाते हैं, और हमारे 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और हम वहाँ पे मार्क्स लूज़ करते हैं। तो हम ये ध्यान रखें कि ऐसा ना हो जाए कि हम इस चैप्टर को इग्नोर करें। ये चैप्टर एक्चुअली हमको इस तरह से पढ़ना है कि हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, ख़ास करके जो हमारी NCERT में लिखी हुई है, जो इग्नोर हो जाती है, उसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है कि हमें याद हो जाए। नहीं तो कई छोटी छोटी बातें मिस हो जाती हैं। हमें लगता है चैप्टर तो हमें पहले से आता है, हम 8th क्लास में पढ़ के आए हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस इसमें ऐसी मिलेंगी आपको जो बहुत छोटी छोटी 1 वर्ड में लिखी हुई या 1 सेंटेंस में लिखी हुई होंगी, और आपने 8th क्लास में भी उस पर ध्यान नहीं दिया था, और यहाँ पर भी आप उस पर ध्यान ना दे पाएँ, और फिर आपके मार्क्स चले जाएंगे। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ से आया है। ये आपकी बुक में है, आप बुक को ध्यान से पढ़ लेंगे वर्ड बाय वर्ड, तो आपके लिए इजी रहेगा। सेल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बेसिक एक आइडिया तो यही, हम कहते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को हम बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर या ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेल्स से मिलके, बहुत छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बनते हैं, इसलिए हम उनको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस मतलब द प्रोसेसेस विच आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, इसेंशियल फॉर लाइफ, जैसे हमारा न्यूट्रिशन, हमारा रेस्पिरेशन, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इनसाइड आवर बॉडी, या फिर मतलब ब्लड सर्कुलेशन जैसे हो गया, या फिर एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना, ये सब लाइफ प्रोसेसेस हैं। आप लोग 10th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो ये सब लाइफ प्रोसेसेस जो हैं अपने एक मिनिएचर फॉर्म में इनसाइड अ सेल परफॉर्म होती हैं। बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ इनसाइड अ सेल परफॉर्म होती हैं, और एवरी सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। दैट इज़ वाई वी कॉल इट स्ट्रक्चरल यूनिट एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी लाइफ के लिए जो इसेंशियल फंक्शंस हैं वो हर सेल के अंदर होते हैं। तो हमें ये सब पता कैसे चला, उसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। लेकिन हिस्ट्री में जाने से पहले हम हिस्ट्री में भी जाएंगे। आपको हिस्ट्री से रिलेटेड एक्चुअली कुछ डेटा याद भी रखना पड़ेगा। हाँ, वो सब मैं आपको बताता हूँ, आपकी बुक में कहाँ लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिक जो आइडिया है वो कहाँ से आया, वो अपन स्टेप बाय स्टेप पहले हिस्ट्री में जाते हैं, बात करते हैं, थोड़ा सा देखेंगे अपनी बुक में भी क्या लिखा हुआ है। देखो, ये सबसे पहले शुरू होता है, ये बात हमने 8th क्लास में भी सीखी थी, हाँ, कि जो हमारा सेल के बारे में हमें जो सबसे पहले बताया वो रॉबर्ट हुक ने बताया। रॉबर्ट हुक इज़ द नेम ऑफ अ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट। इन्होंने सबसे पहले इन द ईयर 1665 में हमें बताया कि इनका बड़ा एक बेसिक सा एक माइक्रोस्कोप था। विद द हेल्प ऑफ दैट इन्होंने जो कॉक टिश्यू होता है, हाँ, डेड सेल्स हैं बेसिकली, जो कि वुड में होते हैं, वुड कॉक जो होता है, उस कॉक में इन्होंने उस कॉक को अपने माइक्रोस्कोप, बहुत अच्छी टाइप का माइक्रोस्कोप तो नहीं था लेकिन उससे इन्होंने देखा, तो इन्होंने उस जो देखा उसको ड्रॉ किया। उसका ऐसा उन्होंने स्केच बनाया जैसा आपको ये दिख रहा है। ऐसा स्केच उन्होंने बनाया, दिस इज ड्राइंग बाय हुक। हाँ, और एक्चुअली कॉक टिश्यू हमको ऐसा दिखाई देता है। तो इसे देख कर के रॉबर्ट हुक ने कहा कि जैसे जो प्राइजन होता है, जेल होती है, उसमें छोटे छोटे सेल्स हुआ करते थे उस टाइम में, अब भी होते होंगे क्या पता। तो सेल मतलब छोटे छोटे रूम्स, क्यूबिकल रूम्स। उन क्यूबिकल्स में जो प्रिजनर्स होते हैं उनको रखा जाता है। तो
उसके हिसाब से उन्होंने इसका नाम, ये जैसे दिख रहा है ना हमको ऐसे, ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर, एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम इसको ऑलमोस्ट। हाँ, तो ये जो ये इसे उन्होंने सेल बोला, का नाम उन्होंने सेल रख दिया। किन्होंने? रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने हमको सबसे पहले इन द ईयर 1665 विद द हेल्प ऑफ हिज माइक्रोस्कोप उन्होंने इसके बारे में बताया, हमें इसके बारे में पहली बार आइडिया इन्होंने दिया। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। हाँ, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने बेसिकली ये बताया कि ये जो सेल है ये तो डेड है। हाँ, इन द ईयर 1674 ल्यूवेनहॉक ने ये बताया कि जो लिविंग सेल्स होती हैं वो इन्होंने सबसे पहले देखी, मतलब कि सेल्स जो हैं वो डेड नहीं, वो लिविंग भी होती हैं। हाँ, इन्होंने पानी के ऊपर तैरता हुआ जो एल्गी होता है उसको माइक्रोस्कोप से देखा और उसे देख करके ये बताया कि ये एक्चुअली सेल है। हाँ, जो कि लिविंग सेल, यानी लिविंग सेल को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने देखा उनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। आपकी बुक में ल्यूवेनहॉक लिखा हुआ है। 1674 में, 1665 में हमें रॉबर्ट हुक ने बताया था कि सेल होती है और लिविंग सेल भी होती है, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो ये जो माइक्रोस्कोप का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा उस समय, माइक्रोस्कोप से ही देख पाए क्योंकि सेल इज माइक्रोस्कोपिक। उसके काफ़ी टाइम बाद इन 1831 अनदर साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने सेंट्रल स्ट्रक्चर इन अ प्लांट सेल देखा और उसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस। हाँ, इन द ईयर 1831। तो 1831 और 1665 और 1674 उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। हाँ, काफ़ी बड़ा, करीबन 150 साल का गैप। और उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में पता चला। इस तरह से इन्होंने न्यूक्लियस दिखाया, सेल के अंदर एक सेंट्रल स्ट्रक्चर, और उसका नाम उन्होंने न्यूक्लियस रखा। तो माइक्रोस्कोप रॉबर्ट ब्राउन के पास में अच्छा माइक्रोस्कोप था कंपैरेटिवली, इसलिए सेल उस तरह का दिखा जिस तरह का आज हम लोग अनियन सेल हम देखते हैं तो कुछ इसी तरह का दिखता है जैसा रॉबर्ट ब्राउन को दिखाई दिया था 1831 में। अगर हम देखें हमारी बुक में, तो हमारी बुक में भी एक माइक्रोस्कोप दिखाया हुआ है। ऐसा, ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा कई बार हमको समझ में नहीं आता इसे देख करके, इसलिए मैं आपके लिए एक माइक्रोस्कोप लेके आया हूँ। ये माइक्रोस्कोप को हम देखेंगे कि इसमें जो हमारी बुक में दिख रहा है वो एक्चुअली क्या है। देखो, सबसे ऊपर ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये दिस इज आई पीस। क्या लिखा हुआ है? आई पीस। आई पीस इट इज़ सॉर्ट ऑफ डिटैचेबल, मैं इसको निकाल सकता हूँ। ये जो चीज़ है ये आई पीस होती है। हाँ, इसके ऊपर इसकी पावर, जो इसमें लेंस होता है उसकी पावर यहाँ पे लिखी हुई रहती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 10x, यानी 10 टाइम्स बड़ा करके दिखाएगा। मैं इसको 40x, 45x या 100x कुछ भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का लेंस हमारे पास है। फिर नीचे आ जाए, ये बॉडी ट्यूब है, दिस इज बॉडी ट्यूब। हाँ, ये बॉडी ट्यूब है, ये तो आपको पता चल रहा है इस तरह का। हमको बेसिकली कोई भी चीज़ देखनी है तो आई पीस से देखनी है। आई पीस से हम अपना जो भी सैंपल ऑब्जर्व करना चाहते हैं उसको देखते हैं। तो बॉडी ट्यूब हो गया। फिर ये दिस इज, जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड आर्म। ये जो है ये आर्म है, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ, ऐसे ये होल्ड किया जाता है। हाँ, इसको उल्टा सीधा नहीं करना, उल्टा करेंगे तो ये निकल के गिर जाएगा और फिर ये टूट भी सकता है। यहाँ पे लेंसेज जो होते हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस हैं। हाँ, ये देखो, ये दिखता है, ये मूव कर सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, मैं इसे मूव कर सकता हूँ। ये अलग अलग पावर के हैं, जैसे 10 टाइम्स लार्ज दिखाने के लिए 10x,
45x इस तरह के ये दो लेंसेज हैं। यहाँ पे एक और लेंस की जगह होती है इस जगह पे। हाँ, ये जो जगह है इस जगह हम एक और लेंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गए। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ये इनकी पावर चेंज करके, पावर बढ़ा के हम और ज़्यादा छोटी चीज़ को देख सकते हैं। अब ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म या स्टेज। तो ये स्टेज है। देखें स्टेज पर क्लिप, ये यहाँ पे क्लिप लगी हुई है। देखो ये स्टेज है। हाँ, ये स्टेज दिख रहा है, ये पूरा ब्लैक, और ये क्लिप है। क्लिप से हम स्लाइड को होल्ड करते हैं। और फिर ये यहाँ पे स्विvel दिखाया हुआ है। स्विvel जो है ये बेसिकली यहाँ इससे इसकी पोजीशन आर्म से पकड़ के चेंज की जाती है। हाँ, आर्म से पकड़ के इसकी पोजीशन को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अच्छा, अब देखो यहाँ पे दो तरह के एडजस्टमेंट नॉब्स हैं, कोर्स एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट से हम इस ये जो बॉडी ट्यूब दिख रही है इसके अंदर आईपीस की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इस बॉडी ट्यूब के अंदर मूव होगा। इसे आप देखो, आपको ये दिख रहा होगा, मैं इसे मूव कर रहा हूँ। हाँ, आप देखोगे ये ऊपर नीचे जा रहा है इसके साथ में। हाँ, इसके साथ में इसकी मूवमेंट दिखाई दे रही है आपको। ये है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। और एक बार इससे जैसे यहाँ पे देख के इसमें सेट कर देते हैं और हमें कुछ दिखने लगता है। हमने अपने स्टेज पर एक स्लाइड रखनी होती है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लाइड हम रख देते हैं। उस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लाइड को यहाँ पे रखने के बाद उसके ऊपर जो भी चीज़ हमने, समझो अनियन पील रखा हुआ है, या हमने उस पर लीफ पील रखा हुआ है, या चीक सेल्स रखे हुए हैं, जो भी उस पर रखा हुआ है, जिसका भी हमने स्पेसिमेन देखना है, उसको हम इधर से देखते हैं। तो हम उसको कोर्स नॉब से एडजस्ट करते हैं पहले। जब कोर्स नॉब से एडजस्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद फाइन एडजस्टमेंट करते हैं। हाँ, फाइन एडजस्टमेंट नॉब ये है। इसकी मूवमेंट से वो उसकी कंट्रास्ट थोड़ा उसका अपन कह सकते हैं वो ज़्यादा क्लियर दिखने लगता है पहले के कंपैरिजन में। जब सबसे क्लियर दिखने लग जाएगा तब हम उसको छोड़ देंगे। नीचे एक यहाँ पे हमें मिरर दिख रहा है। ये मिरर देखो, दिस इज द मिरर। हाँ, ये मिरर जो है, ये मिरर हमको रिफ्लेक्टर है। ये बेसिकली दिस मिरर इज़ एक्चुअली रिफ्लेक्टर। तो जो लाइट आती है उस लाइट को ये नीचे से यहाँ पे देखो, दिस इज, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंडेंसर। इस कंडेंसर में होकर के ये मिरर लाइट जब आएगी तो उसको रिफ्लेक्ट करके इस कंडेंसर में भेजेगा, जो कि हमारी स्लाइड पर नीचे से ग्लास स्लाइड ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है, उसमें नीचे से भी लाइट आ सकती है। तो नीचे से जब लाइट आएगी तो हम जिस चीज़ को देख रहे हैं वो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी और ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगी। तो बेस इज़ दिस, ये तो वैसे भी अंडरस्टूड है, बेस जिसके ऊपर हम इसको रखते हैं। तो ये बेस, ये आर्म, ये स्विvel पे ये मूवमेंट हो रही है। ये इसके बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं। बाकी हमारा जो बॉडी ट्यूब है वो तो है ही, उसमें हमने अपना लेंस, अपना आई पीस लगाया है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगाए हैं, और इस तरह के एडजस्टमेंट्स हैं, कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट। यहाँ पे स्टेज है, स्टेज के ऊपर आप स्लाइड रखोगे और ये क्लिप है, क्लिप से स्लाइड को होल्ड करोगे कि टेढ़ा मेढ़ा करने पे गिर ना जाए। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये माइक्रोस्कोप जो हम यूज़ करते हैं इसका नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये सबसे फंडामेंटल या सबसे बेसिक टाइप का, आज की तारीख में सबसे छोटा जिसको हम बोल सकते हैं, सबसे सिंपल टाइप का माइक्रोस्कोप है। हाँ, अभी माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे जिसको हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का ये नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल टाइप का है। इसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ, इसमें दो, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहाँ पे सेल मतलब यहाँ पे लेंस है, इधर लेंस है, नीचे लेंस है, अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो कई लेंसेस को कंबाइन करके बनाया गया है, छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। तो कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है, ये वाला डायग्राम आपके पेपर में डाल के और
पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, या कोर्स एडजस्टमेंट का क्या रोल है, इसका क्या रोल है, रिफ्लेक्टर क्यों होता है, ये सब बातें तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो सेल का मतलब क्या, सेल इज़ अ लिटिल रूम। हमने कहा कि वो एक प्रिजनर्स को जिसमें रखा जाता था किसी इम्प्राइजनमेंट में, वहाँ पर जाकर उसके हिसाब से रॉबर्ट हुक ने उनका नाम रखा। और फिर हम बात कर रहे थे हिस्ट्री की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। फिर हम देखें कि उसके बाद बात आती है सेल प्रोटोप्लाज्म की। व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म? देखो, कोई भी सेल होती है तो अपन को ये बात तो अच्छे से पता है कि हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है। वो सेंट्रलाइज हो सकता है अगर एनिमल सेल है, हाँ, अगर वो एनिमल सेल नहीं, प्लांट सेल है, तो वो एक सबसाइडेड होगा, एक साइड में होगा, लेकिन न्यूक्लियस होगा। हर यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। अब ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी कुछ मटेरियल भरा हुआ है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और इसके चारों तरफ इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन भी कुछ मटेरियल भरा हुआ है, एक विस्कस लिक्विड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो दो वर्ड आए, एक तो साइटोप्लाज्म, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को अगर आप मिला दो तो एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म के बारे में जोहान्स परकिने ने बताया इन द ईयर 1839। ईयर्स आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए बता रहा हूँ। ये बुक में है, आपकी बुक में कहाँ है वो मैं अभी बता दूंगा आपको। हाँ, हम आज केवल फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के। हम यहाँ पे अभी सेल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं कि सेल के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स की बात की। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में 1839 में जोहान्स परकिने, इसको हम परकिंजे नहीं बोलते हैं, ठीक है, PURKINJE इज़ नॉट परकिंजे, इट इज़ परकिने। हाँ, तो जोहान्स परकिने ने इन द ईयर 1839 प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया, एंड प्रोटोप्लाज्म इज द मटीरियल फिल्ड इनसाइड द सेल, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म दोनों को मिला करके हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली द सेल थ्योरी वी टॉक अबाउट, आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा कि सेल थ्योरी क्या होती है। इन 1838 एंड 1839 देयर वर टू साइंटिस्ट्स, एक तो मैथियास श्लीडन एंड दूसरे थियोडोर श्वैन। इन्होंने सेल थ्योरी दिया। दोनों ने अलग अलग काम किया। श्लीडन एंड श्वैन की सेल थ्योरी बोलते हैं हम, जो सबसे पहले आई इन द ईयर 1839। मैथियास जेकब श्लीडन या मैथियास श्लीडन एंड थियोडोर श्वैन और मैथियास श्लीडन दोनों ने अपनी अपनी स्टडीज़ को मिला दिया, क्योंकि इन्होंने एनिमल्स के बारे में, इन्होंने प्लांट्स के बारे में एक ही बात बोली, हाँ, कि इन्होंने बोला कि एनिमल्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल सेल्स, और इन्होंने बोला कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल सेल्स। तो इन्होंने ये बात एक जैसी बात करी। इन्होंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, मतलब अपनी बातों को मिला दिया उन्होंने, और अपनी जो रिसर्च करी उनको एक साथ प्रेजेंट किया 1839 में। मतलब जो श्लीडन थे उन्होंने एक्चुअली 1838 में अपनी स्टडी की थी, और श्वैन ने 1839 में स्टडी की थी। दोनों को मिला करके कंपाइल्ड फॉर्म में 1839 में सेल थ्योरी हमारे सामने आई। और फिर सेल थ्योरी में दो इम्पॉर्टेंट बातें हम याद रखते हैं कि इस समराइज वे में आप समझें कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, एंड नंबर 2 द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। हाँ, सेल फंडामेंटल या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये बात एक्चुअली सेल थ्योरी का
पार्ट है जो कि श्लीडन और श्वान ने अपनी सेल थ्योरी में इन द ईयर 1839 दिया था। इसको एक्सपेंड किया इन 1855 एक दूसरे साइंटिस्ट ने जिनका नाम था रूडोल्फ वर्शो। रूडोल्फ वर्शो, हाँ इसको हम बोलते हैं वर्शो। रूडोल्फ वर्शो ने इन द ईयर 1855 एक वर्ड यूज़ किया, एक सेंटेंस लिखा है इन्होंने, ओमनिस सेलुलाe सेलुला। हाँ क्या लिखा? ओमनिस सेलुलाe सेलुला। ओमनिस सेलुलाe सेलुला वर्शो। क्या मतलब है इस बात का? कि अ सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। हाँ, सेल अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। हाँ, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है कोई सेल। बाय सेल डिवीजन, यानी द कंसेप्ट ऑफ सेल डिवीजन की एक सेल है वो डिवाइड होगी, डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल्स बनेगी। मदर सेल विल नॉट एग्जिस्ट, वो गायब हो जाएगी और दो डॉटर सेल सब अपनी लाइफ आगे बढ़ाएंगे। फिर ये दो डॉटर सेल भी जब मैच्योर हो जाएंगी तो दे विल गो इनटू द डिवीजन फेज और फिर वो डिवाइड हो जाएंगी। फिर वो डिवाइड होकर के 2 से 4 सेल बनेंगी। इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाता है। तो सेल डिवीज़न, माइटोसिस और मियोसिस हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे जो 8th क्लास में आपने नहीं पढ़ा। हाँ, ये जो चीज़ है, ये कभी भी सेल जो होती है वो कभी भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होता है उनका। ये बात इन्होंने कही। स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऐसे नहीं कि अचानक आ गई सेल, स्पॉन्टेनियसली एकदम से, अभी कुछ नहीं था एकदम से सेल कहीं से अचानक सामने आ गई, ऐसा नहीं होता है। सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। तो दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी। जो ओरिजिनल सेल थ्योरी था दैट वाज गिवन बाय श्लीडन एंड श्वान इन द ईयर 1839 और एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी जो है वो 1855 में रूडोल्फ वर्शो ने दिया। ओमनिस सेलुलाe सेलुला मतलब सेल अराइजेस फ्रॉम और ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये सब मिला करके हमारा सेल थ्योरी, इन तीनों की बात मिला करके हमारी सेल थ्योरी होती है। तो हमारी बुक में ये बात कहाँ लिखी हुई है जो हम बताते जा रहे हैं? आप जब ये सब पढ़ो तो ये पढ़ना, जो मोर टू नो लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज पेज नंबर 58 इन योर बुक। जल्दी जल्दी हम देख लें क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. He observed the cell in a cork slice with the help of a primitive microscope. आपने देख लिया कैसा माइक्रोस्कोप था। प्रिमिटिव मतलब बहुत ही कम डेवलप्ड, हाँ, जो शुरू में होती है कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होती। हाँ, ये प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप है जो कि रॉबर्ट हुक के पास था, उसकी हेल्प से उन्होंने देखा उसको। तो विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 में इन्होंने विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, कंपैरेटिवली बेटर माइक्रोस्कोप था, डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। हाँ, कुछ एल्गी रहा होगा। हाँ, इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 who discovered the nucleus in the cell. Purkinje in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। छोटी बातें याद रखनी है। प्रोटोप्लाज्म का डेफिनेशन आ जाएगा तो क्या लिखना है? फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। या फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया, फ्लूइड मटीरियल या फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल इज डैश, आप लिखोगे प्रोटोप्लाज्म। एंड वॉज डिस्कवर्ड बाय डैश, आप लिखोगे साइंटिस्ट का नाम पुरकिने। ऐसे ही तो क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे होते हैं वो पहले से सोच के चलोगे तो कभी गलती नहीं होगी। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड
that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists, Schleiden in 1838 and Schwann in 1839. The cell theory was further expanded by Virchow, that is Rudolf Virchow. Further expanded by Virchow in 1855 by suggesting that all cells arise from pre-existing cells. हमने इसके लिए एक सेंटेंस यूज़ किया, omnis cellulae cellula. तो आप बोलोगे कि omnis cellulae cellula यहाँ तो लिखा ही नहीं, आप क्यों बोल रहे हो? कई स्कूल्स हैं जो ये टर्म लिखते हैं, क्योंकि वो पढ़ाते भी होंगे अपनी क्लासेस में, तो ये टर्म लिख के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये किसने बोला है एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेंटेंस. तो आप बताओगे इसके बारे में सब कुछ कि दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी विच वॉज कॉइन्ड इन द ईयर 1855 बाय Rudolf Virchow, which says that a cell arises from a pre-existing cell. It does not get originated spontaneously. पुराने ज़माने के जो साइंटिस्ट थे इससे पहले वो ये मानते थे कि सेल्स जो होती हैं वो स्पॉन्टेनियसली आ जाती हैं और फिर उसके बाद वो फर्दर जो भी करती हैं अपना नंबर बढ़ाती होंगी, है ना. तो विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब डिस्कवर हुआ? इन 1940. 1840 नहीं, 1940. यानी कि इसके भी 100 साल के बाद में अप्रॉक्सीमेटली इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल्स. तो अब हम जो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे न्यूक्लियस के अलावा, यानी कि हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, हम बात करेंगे प्लांट सेल में प्लास्टिड्स के बारे में, या हम बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में, गोल्गी अपरेटस के बारे में. ये सब ऑर्गेनेल्स पहले तो हमें पता ही नहीं थे. पहले तो हम सेल देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियस देख लें, वही काफ़ी था, वही गनीमत थी. लेकिन अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया 1940 के बाद. उसके बाद बहुत आसान हो गया माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को देखना. तो बहुत चीज़ें पता चलने लग गई हमको. तो उसमें हमने सेल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं उनके बारे में भी हमने सीखा. तो हम इस चैप्टर में सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के टाइप के बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले तो देखो कि जो सेल होती है वो बहुत टाइप की हो सकती है ना, बहुत तरह तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. यहाँ पे आपको वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी दिख रहा है. केवल ह्यूमन बॉडी की सेल्स कितनी तरह की हैं, मतलब अदरवाइज सेल्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. हम आगे भी देखते रहेंगे, लेकिन केवल अगर ह्यूमन बॉडी में देखें तो यू कैन सी वेरियस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. जैसे ब्लड सेल्स हमको दिख रही हैं. अब ब्लड सेल्स भी एक्चुअली आरबीसी अलग तरह की होती है, रेड ब्लड सेल्स अलग तरह की होती है, वाइट ब्लड सेल्स अलग तरह की होती है, प्लेटलेट्स अलग तरह के होते हैं. प्लेटलेट तो शायद इसमें यहाँ नहीं दिखाया, आगे टिश्यू चैप्टर में देखेंगे हम. नर्व सेल बिल्कुल ही अलग हैं. स्पर्म एकदम अलग है. स्पर्म जो है वो एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल है जिसमें जो है इस तरह का कॉनिकल स्ट्रक्चर, फिर उसके पीछे एक नेक भी होती है उसकी जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पीछे फ्लैजिला होती है जिसकी वजह से वो मूव कर सकता है. फैट सेल जिसके अंदर फैट स्टोर्ड रहता है. बोन सेल हमारी बोन को बनाती है. स्मूथ मसल सेल जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की वर्किंग के लिए, जैसे हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, इनवॉलंटरी मसल्स को बनाने के लिए काम करेगी. ओवम रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल सेल है, ये फीमेल बॉडी में मिलने वाली है. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. इंपॉर्टेंट इज कि ये टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं, इतनी तरह तरह के सेल्स हमारी बॉडी में, उनके डिफरेंट शेप्स हैं. तो आप क्या करोगे, व्हाट आई वांट कि आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से रीड करना शुरू करो. आपकी बुक से वर्ड बाय वर्ड पढ़ना शुरू करो और ये सारी बातें पढ़ो. मैंने आपको ये बातें बताई, ये सब बताई है ना. ये सब देखो कि सेल्स के डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं. और उसके बाद फिर हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सेल के डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे. लेकिन आपको अप टू दिस पार्ट यहाँ तक रीडिंग कर लेनी है. पेज नंबर 59 में 5.2 से पहले
हाँ, सेल किससे बनी है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, वो हम कल सीखेंगे। यहाँ पे ये जो ब्लू जो हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा देखो, आप आंसर दे सकते हो क्या, पॉज करके आंसर सोचना और फिर देखना कि इसका आंसर क्या है। तो हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, हाँ, सबसे पहले किसने बताया, 1665 रॉबर्ट हुक ने, कहाँ पे, अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से कॉक सेल में, हाँ, वुडन कॉक जो होता है उसकी सेल में उनके सैंपल में माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा तो उनको सेल्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए। व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बात मैं पहले आपको बता चुका कि बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, no matter how complex they are, and all the life processes in some form are performed inside a cell. Every unit, हर सेल के अंदर कुछ ना कुछ इस तरह का एक्टिविटी, बायोकेमिकल रिएक्शन ज़रूर होती रहती है। तो आप ये चीज़ यहाँ तक पढ़ लो तो एक फंडामेंटल अपने को आइडिया हो जाएगा सेल के बारे में। फिर कल से हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ, बहुत ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को, एक बार में याद हो जाना चाहिए, है ना। जब तक ये चैप्टर ख़त्म होगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये, बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको जब तक ये ख़त्म हो जाए, आपको ये इंश्योर करना है कि आपको हर सेल ऑर्गेनेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन के बारे में ठीक ठीक पता चल जाए, उनकी पोजीशन इनसाइड द सेल कहाँ होता है, वो क्या करता है, सेल के लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब बात आपको पता हो जानी चाहिए, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी, तो बाकी बातें कल की क्लास में। थैंक यू।